हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स सभी को प्रणाम और बच्चों को प्यार। आज आपने राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस का एग्जाम दिया होगा। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि पेपर बहुत अच्छा और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो जिस बच्चे ने जरूर थोड़ा सा मेहनत की होगी, जिसने थोड़ा सा प्रयास किया होगा, तो अवश्य वो सफल भी होगा। और मेरी शुभकामनाएं उन सब बच्चों के लिए हैं जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया है निकलने का। कुछ स्टडी आपने जिन बच्चों ने की है। तो चलिए आज हम इसके आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ में इसकी पूरा विधि सहित हल करके इस पेपर को आपको करवाऊंगा। और इसमें दोनों प्रकार से मेरा प्रयास होगा कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी समझ सकें और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको समझ सकें। तो मैं प्रयास करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर समझा सकूं। तो आप अंत तक देखते रहिएगा इस 2021 का राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का ये प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए ये पेपर। और सबसे पहले इसमें हिंदी वाला पोर्शन आता है। तो पहला प्रश्न था संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन अक्षर तरह ज्ञ ये तीनों होते हैं और तालु की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्द। तो जो तालु की सहायता से ये उच्चारित होते हैं ज च झ और यम। ठीक है ना, तो इसका उत्तर सी होना था। आदि का विलोम अंत होता है। एक संख्या का बोध कराने वाले कहलाते हैं। तो एक उसे एक वचन कहते हैं जो एक संख्या का बोध कराते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है। देखिए आसान जो है गलत शब्द है, आसान होना चाहिए था, ये भी सांसारिक होना चाहिए था, ये अभिमान में छुट्टी भी होनी चाहिए थी। लेकिन तिथि शुद्ध शब्द है, लेकिन तिथि शुद्ध शब्द है। ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ, देखो स्वर के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो इसका आंसर स्वर होना था। जो किसी शब्द के पूर्व में लगाकर शब्द के अंत को बदल देते हैं उसे कहते हैं। तो पूर्व में क्या लगता है? देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पूर्व में लगता है। जिसका कोई शत्रु न पैदा हो कहलाता है, उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो इसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है। निम्न में पुल्लिंग शब्द है गंगा, कृष्णा, गोदावरी, अरावली। जो नदियों के नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें अरावली पर्वत का नाम है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। बीते हुए समय का ज्ञान कराता है। तो ये आपको पता है, जो बीता गया समय यानी भूत की बात होती है तो भूतकाल कहते हैं उसे। इसका आंसर है। क्रिया करने वाले को कहते हैं, क्रिया मतलब जो काम करने वाला होता है, जो भी कुछ एक्शन करता है, जो कुछ काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। दो वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। तो दो वर्णों का मेल से जो सार्थक वर्ण समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं लिंग। जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पर मुहावरा है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ठीक है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं, तो इसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। एक निश्चित अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, कहते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है। जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं वो अनेकार्थी शब्द। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या संप्रदान को। सबसे नीति अच्छी है ईमानदारी, इस वाक्य का सही पद क्रम है। तो इसका जो सही पद क्रम लग रहा है ये वाला लग रहा है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो सूर्य और उदय होता है, सूर्य धन उदय। निराशा मनुष्य के लिए अभिशाप है। निराशा मनुष्य के लिए अभिशाप है जो मनुष्य को अकर्मण्य, निष्क्रिय और आलसी बनाती है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशावादी और संघर्षशील बनकर जीना चाहिए। एक नन्ही चींटी को चावल का दाना ले जाते हुए देखिए।
उसके सामने तिनका उड़ाकर उसका रास्ता रोकने या दाना छीनने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए वह कैसे छटपटाती है, उस एक दाने के लिए कैसे और कितना संघर्ष करती है। तब तक संघर्ष से मुंह न मोड़ेगी, तब तक संघर्ष के से मुंह न मोड़ेगी जब तक वह दाना प्राप्त कर उसे अपने स्थान पर ले जाने में सफल न हो जाए। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देखिए, ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उपर्युक्त गद्यांश में किसे अभिशाप कहा गया है? आशा को, निराशा को, संघर्ष को, प्रयास को। तो अभिशाप कहा गया है निराशा को, ये बी वाला उत्तर होगा। मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जीना चाहिए? तो आशावादी और संघर्षशील बनकर जीना चाहिए, ये वाला उत्तर होगा। आशावादी और संघर्षशील बनकर जीना चाहिए। और अगला है यहाँ, गद्यांश में आए संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है, तो जग तो है, दुनिया भी संसार को कहते हैं, विश्व भी संसार को कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है, देश। देश संसार का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो देखिए जो अकर्मण्यता और निष्क्रियता, नर हो न निराश करो मन को, जो इसका शीर्षक है वो है निराशा। तो सही उत्तर होगा सी। तो सबसे पहले आप लोग ये मिलाइए कि हिंदी के जो 25 प्रश्न थे, 25 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने सही हुए। अगर आपका 20 से ऊपर नंबर आए हैं तो इसका मतलब आपका पेपर अच्छा हुआ है। अब मैथ्स वाला जो पहला प्रश्न था, 26 द वैल्यू ऑफ ये 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6 इज। तो इसको सरल मान बताना है, तो ये 6 का भाग पहले सबसे पहले हम इसमें भाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। तो यहाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 हो गया। 1 धन 1 प्लस 36 36 ऋण 6। तो इसमें प्लस प्लस जुड़ता है तो इसके पीछे भी प्लस होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये दोनों हम जोड़ देंगे। ये 37 माइनस 6 होगा। तो जब 37 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 31 आंसर। तो ये सी वाला आंसर। The difference between the place value and face value of 7 in, ये जो संख्या है इसमें आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डिफरेंस बताना है, यानी ये जो स्थानीय मान 7 का जो स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर बताना है। तो देखिए स्थानीय मान होता है जो जिस स्थान पर है, तो 7 किस स्थान पर है, उसका जो प्लेस है, तो प्लेस है इसका 1, 10, 100 एंड 1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवां स्थान है, तो इसका जो वो है 7000 है इसका स्थानीय मान। और जो आंकिक मान है वो केवल 7 है। तो इसमें आपने अंतर बताना है, अंतर मतलब घटाना है, इसको माइनस करना है इसको। तो 10 में से 7 माइनस हम करेंगे तो 3, ये 9 9 और ये 6 बच जाएगा। तो 6993। ये इस वर्ष जो बच्चे क्लास 4 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अगले वर्ष वो नवोदय या राजीव नवोदय या सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो इसलिए 4 वाले बच्चे जो 4th में पढ़ने वाले बच्चे हैं इस पेपर को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। 16 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक है। द HCF ऑफ 16 एंड 24। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड दो, ये भाग दे दो। तो 16 कम 16, 16 1 जा 16, इसको माइनस किया तो 8 आया, 14 में से 6 गया 8। अब फिर हम क्या करते हैं, इस 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 2 जा 16, 8 2 16। तो इसका मतलब जिससे डिवाइड होता है वही, तो इसका जो HCF है वो 8 है, ठीक है, क्योंकि 8 बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग जिससे 16 भी डिवाइड होता है और 24 भी, जिसका भाग 16 में भी जाता है 24 में भी जाता है। द वैल्यू ऑफ 1 mixed 1/3 डिवाइड बाय 1 mixed 1/2 डिवाइड बाय 1 mixed 1/9। तो देखो एक सही 1/3 है, तो इसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसका सही हटाने के लिए हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में इन प्रॉपर
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 कम 3 और 4, तो 4/3 हो गया। और यहाँ पे डिवाइड की जगह सीधा इंटू कर दो, तो 2 एकम 2 और 1 2 1 2 और 1 3/2 आएगी। तो यहाँ आगे जब हम इसको डिवाइड को उल्टा करते हैं मल्टीपल में, तो इसको आगे वाले को चेंज कर देते हैं, फिर इसको मल्टीपल में कर दो, तो यहाँ 9 1 9 और 10 हो गया, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 9/10। ठीक है, अब इसको हम अगर कोई करता है तो आप काट सकते हैं, 3 1 3 3 3 9। अब यहाँ देखिए 2 1 2 2 5 10, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 3 12, 4 दिया 12 और नीचे 5 दिया 15। अभी कट रहा था ये, हाँ ये 3 3 कट रहा था, चलो यही काट देते हैं। तो 3 से काटा तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15, तो 4/5 आया, 4/5। देखिए इसके अलावा मैंने कुछ 2020 का, 2019, 18, 17 तो पिछले साल के कई वर्षों के पेपर सॉल्व करके इसी चैनल पे डाले हैं। इनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जिसको ये पेपर डाउनलोड करना है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके कर सके। 720 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर ऑफ 720। तो 720 के प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, 720 लिखते हैं, और सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसके इकाई में जी शून्य है या 0 है, तो 2 3 6, 1 यहाँ चला गया तो 12 हो गया, 2 6 12, 2 6 12 और 0 में 0 बार बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 1 2, तो एक बचा यहाँ देखिए 16 हो गया इसका, 16, तो 2 8 16, अब 0 का 0, फिर 2 से देखो 2 9 18, 2 9 18, 0 में 0 बार, फिर 2 से देखिए 2 चौको 8, 2 4 8, और यहाँ पे एक 1 बचा, 1 इसके साथ मिल गया तो 10 हो गया इसका, तो 2 5 10। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 3 से, 5 और 4 9 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा होता है, जो जिसका जोड़ 3 से डिवाइड होता है। तो 3 1 3 एकम 3, एक बचा 15 हुआ, तो 3 पंजे 15, फिर देखिए 3 से 3 पंजे 15, अभी 5 से होगा तो 5 एकम 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स आ गए। जिसको आप देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार 2, 2 बार 3 आया, यहाँ एक ही बार 3 है, इसमें देखिए इसमें गलत 1 2 3 4, यहाँ 2, ये सही है, देखिए 2 बार तो 4 आया, 2 बार 3 आया, 1 बार 5 आया इसके, ठीक है। लीप ईयर इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से अधिवर्ष लीप ईयर है। तो अधिवर्ष का पता हम कैसे करते हैं, जिस सन में 4, जो सन 4 से डिवाइड होता है या जिस सन में 4 का भाग जाता है उस साल लीप ईयर होता है, यानी 29 दिन होते हैं। तो अब 4 का भाग देने का भी एक तरीका है, जो कि 4 का भाग किस में जाएगा, तो जिसके अंत में दो संख्याओं में 4 का भाग जाता है, समझ लो उसमें 4 से डिवाइड वो पूरी संख्या हो जाती है। तो देखिए 21 में नहीं जा रहा है, 22 में भी नहीं जा रहा है, 20 में जा रहा है, तो इसका मतलब 2020, इसमें तुम 4 का भाग दोगे तो जाएगा, 4 से 4 5 20। देखिए अब देखिए 2 में डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ 0, अब 0 बार भाग दिया, तो अब फिर 4 5 10 20, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है 2020। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्क्यूमफेरेंस परिधि जिसे कहते हैं, तो वृत्ति की परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई r होता है। द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल पेंटागन इज, सम पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान 108 डिग्री होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विल बी। तो अगर हम इसको जोड़िए आप पहले से, 1 2 3 4 55 होगा, और 55 हम इसको हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप भाग देके देखिए तो इतना आएगा 5.5, तो 5.5 या 5.5। देखिए द रोमन नंबर ऑफ 92 इज, 92 को रोमन संख्यांक में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 100 को लिखते हैं C, और 90 को लिखते हैं 90 को C से 10 कम, तो 92 में इसके आगे 2 डंडी और आ जाएंगी, तो ये हो गया 92, तो ये बी वाला आंसर सही है। तापमान मापने की इकाई होती है, द टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट इज, तो मीटर प्रति सेकंड तो नहीं होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है, देखिए डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट, ये होती है तापमान मापने की इकाई।
A student multiplied 7,236 by 65 instead of 56. By how much his answer is greater than the correct answer? एक विद्यार्थी ने क्या किया कि उसने किसी संख्या को गुणा करना था, इस संख्या को गुणा करना था 56 से, उसने गलती से 65 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से कितना अधिक है? तो इसको करिए, आप एक बार 56 से गुणा करिए, एक बार 56 से, एक बार 65 से। 65 करिए, इसका आंसर यहां लिखिए, और 56 कीजिए, इसका आंसर यहां लिखिए। तो देखिए यहां मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका 65 से मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आया, फिर 56 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। इन दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो इतना आया 65,124, 65,154। तो 65,000 ये बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स। तो किसी त्रिभुज के एंगल अगर इस उसमें बांटे गए अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो क्योंकि ये अनुपात है तो x, 1 को हमने x माना, प्लस 2 को 2x प्लस 3x बराबर 180, ठीक है, x 2x प्लस 3x। तो ये सारे x को अगर हम जोड़ दें तो 3 2 5 और 6x हो गया, 6x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 यहाँ चला जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 3 18 और 1 0, 30 डिग्री का। तो इसका मतलब जो x वाला कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा, जो 2x वाला होगा वो 2 से गुणा करो तो 60 डिग्री का होगा, और जो 3 से वाला होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 30 90 60, तो ये वाला आंसर देखिए सी वाला बिल्कुल सही है। द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। देखिए आप किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को उठा दीजिए, जैसे 2 है और 5 है, इसका अगर हम मौसा लेंगे तो 2 2 4 देखिए, फिर 1 बचा, फिर 1 से 2 को 2 1 2 जा 1 2 जा 2 2 1 1 2 है 2, इसका मौसा है 1। तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 आता है, ठीक है। 144 का 3/4वां भाग 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है? 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96? तो निकालिए इसको, 2/4 of 144 but 3/4 of 144, और ये है 2/3 of 96, मानी 96 का 2/3 और यहाँ 144 का 3/4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 4 3 12, 2 बचा 24, 4 6 24। तो ये हो गया 3 6 18, 1 3 3 और 108 हो गया। और ये इसका हम काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 2 6, तो 32 2 64। तो अंतर कितने का आ गया 44, ठीक है। 17/25 को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज। किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीपल करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने कहा था इसका नीचे वाला 100 हम आगे ले जाते हैं प्रतिशत का निशान बनाने के लिए, और ये बाकी काट दीजिए, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो 17 चौको 60, 17 4 जा 68, तो ये 68% आ गया। Which statement is true for 11 and 21? 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है? Both are divisible number, दोनों विभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दोनों तो विभाज्य नहीं है, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या।
दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं भी नहीं है, बल्कि दोनों विषम संख्याएं हैं। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, बोथ आर को प्राइम नंबर। अब देखिए सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है, मॉस और 1 आता है। तो मॉस हम निकालेंगे इनका, तो 11 का 21 में देंगे, 11 1 जा 11, यहाँ बचा 10, 10 का हम 11 में देंगे, तो 10 1 जा 10। अब यहाँ देखिए 1 बचा, 1 का फिर हम 10 में देंगे, तो इसको 10 ही बार जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका HCF जो मॉस आया 1 आया, इसका मतलब यही उत्तर से ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। एक बार फिर से समझ जाइए, सह अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक 1 आता है, क्योंकि ये भी सही। अब देखिए दोनों 3 के गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में दोनों नहीं आता है, 11 नहीं आता है, तो यही सही है, सी वाला। एक ट्रक को 594 किलोमीटर चलाने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? अ ट्रक requires 108 liter of diesel for covering the distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometer? इसमें दो चीजें हैं, इनकी तुलना करिए, इन्हें प्रोपोर्शन के मेथड से हम करेंगे। तो एक तरफ आप लिख दीजिए डीजल और एक तरफ किलोमीटर। तो पहले ट्रक चल रहा है 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर कितने डीजल से? 108 लीटर से। अब इसको चलना है 1650 किलोमीटर, तो x, तो ये यहाँ एक ही तरफ निशान इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ किलोमीटर बढ़ेंगे तो डीजल भी बढ़ेगा। तो x अपॉन 108 इक्वल टू इतना अपॉन 594। अब ये 108 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको, 94 नीचे 1650। देखिए अगर हम इसका ऊपर ही ऊपर का मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 89100, इसका गुणा करके इतना आएगा, और इसमें 297 से आप भागते, 297। तो देखिए अगर 297 के भाग्य इसमें जो है ना 3 बार जा रहा है, 297 कम 297 और 297 तिया, देखिए 3 7 21 और 2 और 3 नमक 27 2 29 और 2 फिर 3 गणी 6 2 8 और ये 2 0 2 बार। इसका मतलब 200 लीटर तेल लगेगा, 300 लीटर तेल लगेगा, सॉरी 300 लीटर तेल लगेगा। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180 and cost of 8 pencils ₹56. The ratio of the cost of a pen and the cost of a pencil. एक दर्जन पेन का मूल्य 180 है और 8 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपए है। एक पेन का मूल्य का और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात हमें बताना है। तो हम पहले क्योंकि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 है, तो एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। आप चाहो तो ऐसा डिवाइड करो 12 से, आप 180 को आप चाहे तो ऐसा करो, तो कैसे भी कर लीजिए, उत्तर उतना ही आएगा। 12 कम 12 या 12 कम 12, 12 1 जा 12, यहाँ देखिए 6 बचा तो 0 60 हुआ, तो 12 5 60 या 12 5 जा, तो ये 15 रुपीज आ गया एक पेन का मूल्य। पेंसिल के 56 है, 8 रुपए, 8 पेंसिलों का मूल्य 56 है, तो 56 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 56, तो 7 रुपीज आ गया। तो इसका जो वो आया 15, क्योंकि पहले पेन का मूल्य है फिर पेंसिल का मूल्य, तो 15:7 ये वाला होगा। The length of a rectangular angle is 5 centimeter more than the width. If the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, then the area of rectangle will be. एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आयत है, ठीक है ना, और इसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर अधिक है। माना अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी x घन
5 धन x या x प्लस 5 है। x में 5 सेंटीमीटर ज्यादा लंबाई है और परिमाप है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए 50 इनका इसका चारों का जोड़ होता है। अगर हम इसका 50 का आधा करें तो दो भुजाओं की जोड़ मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो 50 का आधा हम 2 से करेंगे तो कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो ये 25 हो गया। 25 में ये दो भुजाओं का जोड़ आ गया। दो भुजाओं में एक भुजा 5 सेंटीमीटर अधिक है दूसरी भुजा से, इसका मतलब हम 25 में से 5 कम कर देंगे तो बचा 20। इसका मतलब ये 20 बराबर हो गई ये दोनों भुजाएं। एक भुजा कितनी हो गई, वन साइड, तो 20 का आधा हो गई 10, तो यानी 20 का आधा सॉरी अपॉन 2 यानी 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ये चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई और लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है तो 15 हो गई। अब बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है। तो 15 गुणा 10 हो जाएगा, एरिया इक्वल टू एरिया, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। तो एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 10, 15 गुणा 10 तो 150 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है बड़ी संख्याओं का, इसके जोड़े बनाने हैं। सॉरी ये 96 है, एक जोड़ा इसका बना एक जोड़ा इसका बन गया। तो देखिए इसमें सीधे हम डिवाइड करेंगे तो किससे 40 में किसका भाग बराबर जा रहा है, तो 6 का जा रहा है, 6 6 36 और 6 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 12 हो गया। अब यहाँ 96 उतर गया तो किससे डिवाइड होगा, देखिए 4 से हो रहा है, यहाँ हमने 4 लिखा तो 4 4 जा 16 हासिल, कैरी ऑन 1, 4 2 जा 8 और 9 और 4 1 जा 4, तो यानी 64 इसका वर्गमूल आया 64। LCM ऑफ 114 एंड 95 इज 114 और 95 का लघुत्तम समापवर्ती है। तो इसमें हम पहले प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे 114 और यहाँ लिख दीजिए 95। इससे देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 10, 1 बचा 14, 2 7 14। अब ये 95 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 7 5 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और 2 बचा 27 और 3 नमा 27, 19 3 57, 19 3 जा 57। अब 5 और 5 14, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए 19 का ही दे दीजिए, तो 19 पंजे 19 से कम 19, 19 पंजे 95। तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम है, तो ये इसका मल्टीपल इनका गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 90, 19 पंजे 95। ये आप यहां से चलो तो 5 या 15, 15 गुना 30। अब 30 गुणा 30 इंटू 19 है, तो 19 3 जा 57 और 1 0 570। देखो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दे रखा है, इसका हमने परिमाप बताना है। देखिए निम्न आकृति का परिमाप क्या होगा, तो हिंदी में या इंग्लिश में परिमाप, तो परिमाप होता है नाप एक जैसा लिखा है, तो हम यहाँ से करेंगे, कहीं से भी शुरू करिए, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो 4.0 लिखेंगे तो 0.5 यहाँ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है तो 2.5, यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 है। फिर यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, इसको भी 0 चाहे तो इधर रख दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4.0 रख दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1.0 रख दीजिए। तो 5 5 10 और 5 15 और 5 20, यानी 5 4 बार है तो 20 हो गया, हासिल 2 आ गया, 4 और 2 6 1 7 और 2 9 और 2 11 और 4 15, तो 15 आ गया। तो इसका होगा 15 सेंटीमीटर। Out of 1000 students of a school, 330 comes by school bus. 330 बच्चे स्कूल बस से आते हैं। 400 come walking and remaining are dropped by parents. कुछ बच्चे पैदल चल के आते हैं 400 बच्चे, और कुछ बच्चे उनके पेरेंट्स छोड़ते हैं। What is the percentage of student what that do not ride the school bus to school?
एक विद्यालय में 1000 छात्रों में से 330 स्कूल बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र स्कूल बस से नहीं आते हैं? तो देखिए इसमें केवल स्कूल बस से 330 आते हैं, तो जो नहीं आते हैं टोटल 1000 हैं, 1000 में से 330 को माइनस कर देंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए 7 बचा और यहाँ 9 में से 3 गया 6, तो इतने बच्चे हैं 670 बच्चे, 670 बच्चे स्टूडेंट हैं जो न बस से नहीं आते हैं, या तो उनके पेरेंट्स छोड़ते हैं या दूसरे साधनों से, या तो पैदल आते हैं। तो इसका परसेंटेज हमें बताना है, तो 670 बाई 1000 में से 1000 में से। तो इसको परसेंट बनाने के लिए एक तरीका और भी है कि यहाँ नीचे अपॉन में 100 होना चाहिए, नीचे हर में, तो ये देखो 0 0 काटा तो 100 हो गया, तो 67% हो गया। 67 अपॉन 100 का मतलब 67%। One number exceeds another number by 36. The sum of numbers of 48. Then the both numbers are. एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अगर दोनों संख्याओं का योग 48 है तो दोनों संख्याएं हैं। देखिए एक संख्या अगर दूसरे से 36 अधिक है तो हम पहले 48 में से 48 में से 36 ही कम कर देंगे, तो 12 बचा। इसका मतलब अब ये 12 दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब एक संख्या 2 6 12 हुआ। इसका मतलब छोटी संख्या 6 है और बड़ी संख्या इससे 36 अधिक है, तो 36 और 6 कितना होता है 42। तो एक संख्या 6 हो गई, एक 42 हो गई, तो ये है सी वाला। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं मानसिक योग्यता वाले प्रश्न। उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी स्थित है? इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड? तो ये मसूरी में है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड? फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये चमोली जनपद में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज? तो विटामिन सी जो है खट्टे रसदार फलों में होता है, तो यहाँ पे आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। Which name is officially announced by World Health Organization for the outbreak of novel coronavirus? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए आधिकारिक रूप से किस नाम की घोषणा की गई? तो इसके लिए नाम है कोविड-19। द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड इज? उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। भारत का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी है। बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट सुमित्रानंदन पंत इज? महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है, तो देखिए अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। तो यहाँ पे कौसानी ज्यादा नजदीक है, तो जनपद के बजाय हम गांव का नाम लिखेंगे, तो कौसानी सही उत्तर है। लोकसभा में उत्तराखंड के लिए स्थानों की संख्या, सीट्स ऑफ लोकसभा ऑफ उत्तराखंड इज? तो उत्तराखंड से कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं? तो सीटों की संख्या जो उत्तराखंड में है वो 5 है, ठीक है। भारत का 29वां राज्य, इंडियाज 29th स्टेट इज? तो 29वां राज्य तेलंगाना बना। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज? भारत के गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, अमित शाह। इन प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है जिसे आपको छांटना है। चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून। देखिए चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून में अलग क्या लग रहा है आपको? ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अल्मोड़ा भी डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून भी डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो सही आंसर रुद्रपुर होगा। ए सी ई जी, तो ए बी सी, बी छोटा, ई एफ जी, एफ छोटा, ए बी सी डी ई एफ, आर एस टी यू, यहाँ 2 छोटे हैं तो ये अलग है।
सब में एक का अंतर है, यहाँ दो का अंतर है। देखिए नवंबर, अप्रैल, मई, सितंबर, तो नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, अप्रैल में भी 30 दिन, सितंबर में भी 30 दिन, तो सही उत्तर होगा मई। यहाँ 31 डेज होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। अगर इन चारों नेशनल पार्कों को देखो तो जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, राजाजी भी उत्तराखंड में है, देहरादून में, और ये देहरादून हरिद्वार में है, और देहरादून और हरिद्वार जिले में पड़ता है, और काजीरंगा असम में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर होगा काजीरंगा, क्योंकि उत्तराखंड का पार्क नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से अलग कौन सा है? बैडमिंटन। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ये क्रिकेट में भी बॉल होती है, फुटबॉल में भी बॉल होती है, टेनिस में भी बॉल होती है, ये रैकेट से खेला जाता है, तो ये अलग है। देखिए ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर एनिमल व्हाट? हरे पादप उत्पादक होते हैं, तो जंतु जो उपभोक्ता होते हैं। जो हरे पौधे हैं वो सुपोषी हैं और जंतु उनको खाते हैं, तो ये उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाते हैं। भारत, एशिया, जर्मनी कहाँ? इंडिया एशिया में है, तो जर्मनी क्या? श्रीलंका में सिंगली भाषा बोली जाती है, तो बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, ये वहां की मुख्य भाषा है। चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर क्या? तो चंपावत जो है पिथौरागढ़ जिले को तोड़ करके बनाया गया था, और बागेश्वर जो है अल्मोड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा अल्मोड़ा। देखिए थर्मामीटर टेम्परेचर, बैरोमीटर व्हाट? थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो बैरोमीटर किसको मापता है? वायु दाब को मापता है, इसका एयर प्रेशर आंसर होगा। अब देखिए यहाँ प्रश्नों पे आपने अगली श्रृंखला भरनी है, ये क्या है? तो यहाँ देखिए 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जो 2 जा 64। यहाँ 7 है, 7 में से 2 कम है, 5 है, 5 में से 2 कम 3, 3 में से 2 कम 1, तो यहाँ 1 आंसर होगा। 1 9, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर आएगा, तो 121 11 का स्क्वायर ये होगा 121। स्क्वायर का मतलब वर्ग, 121 जो है 11 का वर्ग होता है। यहाँ देखिए 3 15 35 63 99। देखिए अब इसमें डिफरेंट देखेंगे हम, तो यहाँ 3 और 15 है, इनके बीच का अंतर है 12 का। फिर 15 और 35 के बीच कितने का अंतर है? 20 का। फिर 35 और 63 के बीच कितने का अंतर है? दोनों में 28 का अंतर है, और इन 36 का है इन दोनों में। तो अगर इनका अंतर को देखें तो यहाँ 8 8 का चेंज है, इसमें 12 में 8 जोड़ के 20 में 8 जोड़ के इतना, फिर इसमें 8 जोड़ के इतना, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 44 का डिफरेंट होगा। इसका मतलब 99 में हम 44 ऐड कर देंगे, तो ये 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 4 13 14, 143 आंसर होगा। यहाँ पे A3 है, B9 है, C27 है, ये D81 है, तो यहाँ पे E होगा, और E के बाद देखिए ये 3 3 9 9 3 17 17 3 81 81 इंटू 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 8 3 24, 243 243 बी वाला आंसर। यहाँ देखिए ACEG, AC, यहाँ BDF, यहाँ CEGL, तो यहाँ अगर एक A B और यहाँ C है, तो यहाँ D हो जाएगा। अब D में यहाँ 3 आंसर मिल रहे हैं, यहाँ C है, C D E, यहाँ F होगा, तो F में जो यहाँ देखिए 2 आंसर मिल रहे हैं, फिर E F G, तो H होगा, तो H देखिए इसका है, इसका मतलब ये वाला C वाला सही है, ठीक है। In a certain code, if CAB is written as 312, that DAB will be coded as। किसी सांकेतिक भाषा में CAB को किसी सांकेतिक भाषा में 312 लिखा जाता है, तो DAB को लिखा जाएगा। तो देखिए 312 का मतलब ये तीसरा अक्षर है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये D कौन सा अक्षर है? चौथा है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो 412 लिखा जाएगा, ठीक है। If 4 equal to A, 5 equal to B, 6 equal to C,
यदि 4 बराबर A, 5 बराबर B, 6 बराबर C तथा 7 बराबर D हो तो इसका मान लिखा जाएगा। If A equal to 4, A, if 4 equal to A, 5 equal to B, 6 is equal to C and 7 is equal to D, then 5, 6, 7, 4 will be written H। तो देखिए 5 के लिए क्या लिखा गया था? B, तो B लिखेंगे, 6 के लिए C, 7 के लिए D और 4 के लिए A। तो B C D A, B C D A, B वाला आंसर सही। How many triangles are there in the following figure? नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो गिनिए आप। तो यहाँ देखिए, पहले तो ये कोने कोने की गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये है। ठीक है, अब एक त्रिभुज ये बड़ा सा हो गया इधर को, और एक त्रिभुज ये बड़ा सा हो गया इधर, दो, तो 8 त्रिभुज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेमेल है? Which pair is mismatched in the following? Which pair is mismatched in the following? इसमें से निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी बेमेल है? तो दूध का संबंध जो मक्खन से, बल्ब का संबंध भी रोशनी से है, कलाई का संबंध उंगली से नहीं है, कलाई पीछे उंगली आगे, शरीर का संबंध भोजन से है। ठीक है ना, तो मिल्क बटर ठीक है, बल्ब लाइट ठीक है, बॉडी फूड ठीक है, अलग रिस्ट और फिंगर है। इन अ रो द नंबर ऑफ राम इज 5th फ्रॉम बोथ साइड, सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो? एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ राम बीच में 5th प्लेस पे है, तो इसका मतलब 4 इधर है और 4 इधर है, तो इसका मतलब 9 लोग हैं। तो इधर से भी 5वां, इधर से भी 5वां, तो 9 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमने करना है कि एक समस्या आकृति दे रखी है 81 क्वेश्चन पे, और यहाँ जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इनमें से किससे होगा। तो यहाँ देखिए, गोला ऊपर था, वृत्त ये नीचे आ गया। ठीक है ना, सर्किल। अब यहाँ भी सर्किल ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब नीचे तो यहाँ देखिए 1 2 और 3 में है, लेकिन यहाँ गोला जो है वैसे आए तो ये तो हो नहीं सकता, उत्तर की प्योर गोला ऐसे ही इन दोनों में से कोई है। अब यहाँ देखिए, ये लाइन नीचे को थी, ये ऊपर चला गया, लाइन ऐसी हो गई, ये लाइन ऐसी थी तो अब सीधी हो जाएगी, तो इसलिए सी वाला आंसर सही है। यहाँ देखिए, ये इस तरह की आकृति है, ये क्लॉकवाइज घूम गई है 90 डिग्री, तो ये ऐसी आकृति है, ये भी क्लॉकवाइज घूम जाएगी 90 डिग्री, तो बी वाला आंसर सही। यहां देखिए, ये नीचे को तीर है, ये दोनों तरफ तीर है। अब ये तीर यहां से इस कोने को छोड़ करके यहां आना था 90 डिग्री पे, ये यहां आ गया। ठीक है, और तो यहां भी देखिए, यहां ये तीर यहां है, तो इसको यहां जाना चाहिए था, तो ये यहां चला जाएगा। तो देखिए, बी वाला आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यहाँ देखिए, समस्या आकृति में क्या है कि प्योर गोला है, इसके अंदर ये आ गया, तो यहाँ त्रिभुज है, तो इसके अंदर भी लाइनिंग आ जाएगी, बी वाला आंसर। यहाँ देखिए, के है, के को इधर को घुमा दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, नीचे की तरफ। तो आर को भी हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा आर, और इसके पीछे अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 से देखिए, हमने सेम आकृति खोजते हैं, तो देखिए इसकी जैसी आकृति कौन सी दिख रही है? तो इसकी जैसी आकृति देखिए इसमें बी दिख रही है। ठीक है, यहां देखिए इसमें डी वाली है। इसमें देखिए, इसमें सेम आकृति डी है, और इसकी अगर हम सेम आकृति बात करें तो इधर ये झंडा इस तरफ है,
तो इस तरफ झंडा देखिए इसका है और इसका है। ये ऊपर की तरफ गोला है तो इसमें गोला नहीं है, इसमें गोला है, इसमें भी गोला है। इधर ये त्रिभुज है, इधर रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब सही उत्तर सी है। 90 वाला देखिए तो इसमें बिल्कुल जो समान मिल रहा है ये डी वाला मिल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 91 से हमें 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें 3 आकृतियां समान है और एक अलग है। तो अलग आकृति आप देखिए इसमें एक एक तीर का निशान एक तरफ है, इसमें दोनों तरफ तीर है तो यही अलग है। यहाँ देखिए इसमें प्लस प्लस और गोला है काला, तो इसमें मल्टीप्लाई का निशान है तो ये अलग है। इनमें देखिए तो जो चित्र अंदर है वही बाहर है। त्रिभुज अंदर है, त्रिभुज बाहर है। यहाँ रेक्टेंगल अंदर है, रेक्टेंगल बाहर है। यहाँ देखिए ये अंदर अलग है और बाहर अलग है, इसका मतलब ये अलग है। इसमें देखिए इसमें आंसर डी होगा। क्यों होगा? अगर हम अपना मुंह केंद्र की तरफ करें तो यहाँ भी अगर केंद्र की तरफ करें तो हमारे ये बिंदु जो है लेफ्ट साइड है। यहाँ से केंद्र की तरफ करें तो लेफ्ट साइड है। इसमें भी केंद्र की तरफ मुंह करें तो हमारे लेफ्ट साइड पड़ेगा। अगर यहाँ केंद्र की तरफ सेंटर यहाँ करें चेयर अपना तो ये राइट साइड हो गया, तो इसलिए ये अलग है। इसमें देखिए तो इसकी चोंच थोड़ा ऊपर मुड़ी है, इसकी भी ऊपर मुड़ी है, इसकी भी ऊपर मुड़ी है, तो डी वाले की सीधी है। देखिए इसमें हमने ये पूरे चित्र करने हैं तो यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ ऊपर बनाया गया है और इसको यहाँ तो ऐसा होगा और यहाँ एक गोला होगा और यहाँ ऐसा। तो सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है ये। इसमें देखिए ये प्लस ऐसा है, इधर तीर के निशान है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये तीर का निशान है। तो इसका मतलब इसकी ये इससे मैच कर रहा है तो ये वाला इससे मैच करेगा, तो ये यही वाली आकृति जो होगी बी वाली ये सही होगी। तो ये गोला हो गया, इधर से ये गोला हो गया और गोले के पीछे इसको हम ऐसा मिला देते हैं। इसको देखेंगे हम तो ये आकृति जो मैच कर रही है ये बी वाले से कर रही है, ठीक है ना। पीछे से इस तरह से इस टीज के साथ डंडा मिल गया, तो बी वाला आंसर इसका होगा 98 वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 99। तो इसको अगर हम मिलाएं तो इसको हम सीधा यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, सॉरी इसको हम सीधा मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, गलत स्ट्रक्चर में गलत ही जाता है। इसको देखिए हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ सीधा बाहर, और यहाँ पे एक ऐसी लाइन मार देंगे और यहाँ जो बिंदी होंगी तो देखिए काला बिंदु दोनों अंदर की तरफ है तो यहाँ पे काले बिंदु दोनों अंदर की तरफ लगेंगे। यहाँ काले बिंदु और यहाँ व्हाइट बिंदु। तो देखिए इसमें कौन मैच कर रहा है, व्हाइट बिंदु काला बिंदु, ये तो बिल्कुल यही मैच कर रहा है ए वाला, ठीक है। देखिए लास्ट वाला प्रश्न है, अगर हम इसको पूरा मिलाते हैं, इस आकृति को पूरा करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, और जैसे ये दो लाइनें यहाँ है तो यहाँ भी दो लाइन होंगी। तो ये आकृति को पूरा कौन कर रहा है, ए वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों को पूरा कर दिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरे प्रश्न उत्तर सहित पूरे समझ में आए होंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं एकदम सही उत्तर इन सब का बता सकूं। फिर भी अगर कोई एक आध प्रश्न गलत हुआ हो तो मैं उसका, अगर कोई मेरे से गलती हो गई वो पता चलता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर उसका सही आंसर आपका हुआ तो मैं उसका उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इसके बाद में एक वीडियो वो भी डालूंगा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की किस जनपद में मेरिट कितनी जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, 1-2 दिन में वो वीडियो में डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।